व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप एक हमारे जानने वाले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया था और पूछा था कि प्लीज़ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स होती हैं और कैसे कैसे वर्क किया जाता है। तो ये पूरी वीडियो आप लोग लाजमी देखें, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डोमेस्टिक लेवल पे, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बिज़नेस का सोच भी रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें ताकि उनका अवेयरनेस हो, उनको सब पता हो कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहता हूं, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि जो है मैं कैसे करूं, कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स होती हैं, कौन सी सेफ़ होती है, कौन सी अनसिक्योर होती है। तो मैं आपको वन बाय वन तकरीबन मैं आपको 6 से 7 में आपको बताऊंगा पेमेंट टर्म्स जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं और उनमें से कौन सी सेफ़ है, कौन सी सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर जो है आपके पास तो एक कंपनी होनी चाहिए, चाहे आप इम्पोर्टर हो चाहे आप एक्सपोर्टर हो। आपके पास कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, जिसको कंपनी बैंक अकाउंट भी कहते हैं, आपके पास वो भी होना चाहिए। सेकेंडली कि आपकी सोर्सेस होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट आप कोई चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी आप कोई जैसे आप जो है पोटैटो का आप कंटेनर मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से, और तो आपके पास यहाँ पूरा सेटअप होना चाहिए। किसी भी कंट्री में आप मंगवा रहे हैं तो आपके पास सेलिंग का पूरा एक सेटअप होना चाहिए आपके पास कि मैं कंटेनर निकालूंगा, कस्टम से परमिट कैसे होता है। बिगनर्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि उन लोगों को नहीं पता होता है, वो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी प्रोडक्ट हो। उन लोगों को नहीं पता होता कि पोर्ट चार्जेस भी होते हैं, ये रीफ़र कंटेनर होता है एसी वाला जिसको कहते हैं, और इसके डैमरेज चार्जेस होते हैं, डिटेंशन चार्जेस होते हैं। तो लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस नहीं होती जो नए नए बेचारे शुरू कर रहे होते हैं काम। तो ये आप मेरी वीडियो पूरी आप देखें, आप लोग को पूरी समझ में आएगी अच्छे से। मैं एक एक चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें पोर्ट चार्जेस भी होते हैं, डैमरेज, डिटेंशन, और कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स होती हैं। जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका कंसाइनी है पाकिस्तान से, आप पोटैटो की आप शिपमेंट कर रहे हैं। पोटैटो जो है रीफ़र कंटेनर में आता है, उसका एक दिन का जो लाइनर जो चार्ज करता है वो चार्ज करता है 70 रिंगिट पर डे या 140 रिंगिट पर डे, डिपेंड करता है लाइनर के ऊपर। फिर उसके अलावा पोर्ट चार्जेस होते हैं, जिस पोर्ट पे आपने माल मंगवाया है, फिर आप निकलवाते हैं, कस्टम क्लियरिंग आपका जो एजेंट होता है, परमिट बनते हैं कंटेनर आने से पहले। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप पाकिस्तान से आलू भेज रहे हैं किसी और कंट्री, तो आपके पास भी कंपनी होनी मस्ट है, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होना मस्ट है। अच्छा, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होना क्यों मस्ट है कि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, तो आप जाहिर सी बात है कि आप डॉक्यूमेंटेशन अपने बैंक के थ्रू आप भेजोगे और पैसे भी आपके दूसरे बैंक से आपके बैंक में आएंगे। तो आपके पास अपना पर्सनल नहीं, आई मीन कि कंपनी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें लोगों की क्या कन्फ्यूजन होती है कि सर हमारे पास कंपनी है, मेरे दोस्त के पास कंपनी है और मैं जो हूँ उसकी कंपनी पे माल मंगवा लेता हूँ और मेरे पास जो है पर्सनल बैंक अकाउंट है, तो मैं पर्सनल बैंक अकाउंट में पेमेंट सारी मंगवा लूँगा। तो ये चीज़ एक बिल्कुल इलीगल वे है काम करने का कि आप डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं बैंक के थ्रू और आप पेमेंट मंगवा रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। जब साल गुजरेगा या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में जो है ना, बैंक का एक आपको एक अमाउंट बता देती है कि इस अमाउंट से ज़्यादा आपके पास हिट नहीं करना चाहिए। अगर कोइंसिडेंटली आपके पास या तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाते हैं कहीं से, एकदम हिट करते हैं, अनयूजुअल कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाती है, तो फिर बैंक आपका अकाउंट भी सीज कर देता है, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड जो है मनी होता है कि आप कितनी भी भेजें और कितनी भी आप मंगवाएं, लेकिन लीगल वे से, इनवॉइस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, हर चीज़ हो। अच्छा, अब मैं सबसे पहले इसमें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ एज अ कंसाइनी, मतलब एज अ इम्पोर्टर। अगर मैं पाकिस्तान से आलू मंगवा रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं परमिट चार्जेस अपने परमिट वगैरह पोर्ट क्लांग पे मलेशिया के, मैं इसमें यहाँ पे हर चीज़ में पहले से अपनी जो है मेक श्योर करूँगा कि मेरा जब कंटेनर इधर आता है तो वो जो है किसी तरह का उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि पैकिंग की वो लाइसेंस नहीं है मेरे पास, या कोई परमिट नहीं है, इंपोर्ट परमिट नहीं है, और मेरे पास एजेंट ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कंटेनर छुड़वाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट टर्म्स इसमें कौन कौन सी होती हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो है ये राइट डाउन भी कर लें। जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है, और जो बिज़नेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये राइट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी बार बार वीडियो ये प्ले करके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है DA। अच्छा, ये एक पेमेंट टर्म्स होती है DA। इसका एब्रीवेशन है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये जो है कौन सी पेमेंट टर्म्स होती है? ये पेमेंट टर्म्स होती है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। जैसे कि मैं आलू मंगवा रहा हूँ पाकिस्तान से, सॉरी मैसेज आ गया था। अच्छा, मैं आलू मंगवा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं मलेशिया मंगवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने एक्सपोर्टर को बोला कि भाई मैं पेमेंट टर्म्स जो है मैं DA रखूँगा। DA उन लोगों के लिए होती है कि जो रीसेलर मार्केट में होते हैं, लोकल रीसेलर, माल मंगवा लिया, मंगवा के किसी पार्टी को बेच दिया, और पार्टी ने उसको चेक देना है 2 दिन का, 3 दिन का या 4 दिन का। वो चेक आपने कैश कराया और आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी। ये उन लोगों के लिए होती है। ये एक तरह का ये बहुत ही लेस यूज़ करने वाला ये एक इंस्ट्रूमेंट है बैंक का, जिसको DA कहते हैं, क्योंकि इसमें 100% रिस्क होता है। वो रिस्क क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आलू मंगवा लिया DA के ऊपर, 100% डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और 10 डेज बैंक टू बैंक। अब इसमें क्या होगा कि शिपर जो है पूरा आलू का कंटेनर चढ़ाएगा, पहले आलू ख़रीदेगा, उसको वॉश करेगा, लेबर लगाएगा, वो पैकिंग की बैग्स ख़रीदेगा, ठीक है, फिर लेबर लगाएगा, लेबर पैकिंग करेगी एज़ पर माई टर्म्स के। मैं अगर 10 kg का उसको बैग कह रहा हूँ तो 10 kg के हिसाब से वो पूरा कंटेनर पैक करेगा आलू का। अगर मैं उसको 1 kg का कह रहा हूँ तो वो 1 kg का करेगा। अब वो मतलब अपने पास से वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उस वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद वो कंटेनर की बुकिंग करेगा, फ्रेट चार्जेस पे करेगा, क्योंकि कंटेनर जब आप बुक करते हो तो एक फ्रेट चार्जेस होते हैं कि भाई आपने कराची पोर्ट से लेके और आपने मलेशिया के पोर्ट तक का इतने हम चार्जेस लेंगे, शिपिंग लाइन वाले कहते हैं। आप वो भी बुक करवाते हो, मतलब सारी चीज़ें आपके ऊपर, एक्सपोर्टर के ऊपर होती हैं। फिर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा आलू के, जिसमें आपका BL होता है, बिल ऑफ लेडिंग, फाइटो, ऑरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट पाकिस्तान, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये पूरा एक बंच बना के आपको ईमेल करेगा या व्हाट्सएप कर देगा। आप उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप मलेशिया के अंदर या किसी भी कंट्री में आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आप पूरे परमिट आप बनवाएंगे पोर्ट अथॉरिटी से, कस्टम से, और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट जो पूरा एक बंच बना के आपको देगा, वो उसके बाद जब उसके फिज़िकली आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो अपने बैंक में जाएगा, अपने बैंक में जाएगा, उसका बैंक हमारे बैंक को भेजेगा, मतलब मेरे बैंक को भेजेगा इधर मलेशिया में। उसके बाद जब मेरे बैंक को रिसीव हो जाएंगे DA के मेरे शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स, मेरा बैंक मुझे कॉल करेगा, बुलाएगा कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स आए शिपिंग के। मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, बैंक वाले मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाएंगे। उस पर एक तरीके का ये एक अंडरटेकिंग लेटर होता है कि सर हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आपने विदिन 10 डेज हमें पेमेंट करनी है, ताकि हम जो है शिपर के बैंक को पाकिस्तान में पेमेंट कर दें। तो इसमें जो है मैं जब बैंक जाऊंगा, मैं अंडरटेकिंग लेटर बनाऊँ, उनका बना हुआ ही होता है, साइन वगैरह करूंगा, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करूंगा, फिर छुड़वाऊंगा। अब मैंने अगर 10 डेज उससे लिए हैं शिपर से, ठीक है, DA के ऊपर, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के ऊपर, और अगर मैं 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता तो शिपर आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर कराएगा, नोटिस भेजेगा, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन बैंक आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर क्वालिटी में कोई ख़राब है, कुछ है, आप बैंक को कह सकते हैं
कि ये क्वालिटी ख़राब है और जो है मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, हमारा बैंक उनको नोटिफाई कर देगा, शिपर के बैंक को, कि सर आपने जो क्वालिटी भेजी थी हमारे क्लाइंट ने हमें नहीं पेमेंट दी, तो हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। इसमें बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नंबर 1। अच्छा, सेकंड, अगर आप ये उसको बैंक को बोल देते हो कि मैंने जो है मैं नहीं दे रहा पेमेंट, तो रेपुटेशन आपकी बैंक में ख़राब होती है। आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो होती है, जो आपको फ़ायदे लेने होते हैं इन फ्यूचर में आपको अपने बैंक से, वो आप नहीं ले सकते। आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये हमें कहने के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ईजी है, ठीक है, कि हम नहीं दे रहे पेमेंट और जाओ, जो बैंक हमें कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, ये गलत है। अगर आपको एलसी खुलवाते हैं या एसबीएलसी कुछ भी आप लेते हैं, बैंक गारंटी लेते हैं, तो उस पर ये चीज़ आपकी अफेक्ट करती है, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको डीए का मैंने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 100% डीए 10 डेज़ का बैंक टू बैंक मैंने आपको बता दिया इसका पूरा प्रोसेस। ये एक रिस्की होता है और दुनिया में आजकल बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो शायद नए होंगे तो वो डीए कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, वरना आजकल कोई भी नहीं करता है। बहुत लोगों ने चीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है दुनिया में डीए पेमेंट टर्म्स के ऊपर। सेकंड पेमेंट टर्म्स में हम आते हैं डीपी, 100% डीपी जिसको कहते हैं। इसका मतलब होता है 100%। डीपी का जो एब्रीविएशन है वो है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। डीए का क्या था? डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसका है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, 100%। ये भी डीए की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ इसमें एक फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। डीपी पे आपको 100% पेमेंट आपको देनी होती है। 100% डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं, आप 100% बैंक में जो है डॉक्यूमेंट दें और डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लें। आप जाने, आपका कार्गो जाने। ये कैसे वर्क करता है? ये भी इसी तरह ही वर्क करेगा जैसे डीए वर्क करता है। मैं एक्सपोर्टर से मैं कहूँगा कि भाई 100% डीपी पे काम करो। शिपर जो होगा पाकिस्तान में वो आलू का ख़रीदेगा और सारी चीज़ें पैकिंग करेगा और जो है अपना फ्रेट के चार्जेस पे करेगा। उसके बाद जो है जनाब आला, होल्ड ऑन सर, पैकिंग करेगा, फ्रेट के चार्जेस पे करेगा, लेबर देगा, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स बना के आपके बैंक में डाल देगा। मतलब वो अपने बैंक में डालेगा, उसका बैंक आपके बैंक को भेज देगा इधर। जब आपके बैंक में आ जाएगा, आपका बैंक आपको कॉल करेगा कि सर आपकी शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो बैंक उसमें आपसे ये कहेगा कि सर आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है, अगर पूरी इनवॉइस वैल्यू आपकी बन रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, होल्ड ऑन, आपको 1000 किलो जो है $200 का पड़ रहा है, ठीक है। और एक कंटेनर में आपने 40 फीट कंटेनर में आपने 29 मेट्रिक टन मंगवाया है, तो ये आपके टोटल होगा $5,800 US डॉलर। बैंक आपसे कहेगा कि आप $5,800 आप हमें दे दें और हम आपको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, सिंपल। अब जो भी उस वक्त रेट चल रहा होगा, जिस कंट्री में आप बैठे आप कैलकुलेट करेंगे ना लोकल करेंसी से, फिर आप अपने बैंक में आप डिपॉजिट कर दें। बैंक आपके अकाउंट में से, आपके कंपनी के अकाउंट में से डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आपको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स दे देगा। फिर आप छुड़वाओ ना छुड़वाओ, पड़े रहने दो, ख़राब हो सही हो माल, वो आपका है। लेकिन इसके अंदर जो शिपर होता है, शिपर को ये चीज़ तो मेक श्योर है कि मैं एक दिन का भी क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। मैं कंसाइनी को, जो बायर है, मैं उसको एक दिन का भी क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी वो ये चीज़ नहीं सोच रहा कि मैं एक दिन का क्रेडिट तो नहीं दे रहा, मुझे 100% पेमेंट भी मिलेगी। अब उसमें यह है कि अगर कंसाइनी के पास कंटेनर वहाँ उसके पोर्ट पे चला गया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दी, उसके बैंक में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और कंसाइनी लेने से डिनाई कर दे, तो फिर क्या करोगे? आपके तो लग गए ना सारे पैसे हैं। अब आप वापस भी नहीं मंगवा सकते कंटेनर को, राइट। अब फिर क्या है, लोग इसमें करते हैं, जो कंसाइनी होते हैं, इंपोर्टर जिसको कहते हैं, वो करते हैं ब्लैकमेल। आपसे तय कर लेंगे कि 100% डीपी एट साइट पे मैं आपसे माल देता हूँ, ठीक है। आलू फॉर एग्जांपल, आलू एक्सपोर्टर ने चढ़ा के भेज दिया,
डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए। जब शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स कंसाइनी के बैंक में जाएंगे, कंसाइनी कहेगा कि सर, शिपर को कहेगा सर ये तो माल महंगा है, मेरा कस्टमर थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, आप रेट तोड़ो, या तो आप मुझे डीए करो या तो आप डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कराओ। अब जो शिपर, जो एक्सपोर्टर है, वो फंस गया जनाब। अब वो करे तो क्या करे, और डैमेज डिटेंशन भी लग रहा है पोर्ट पे। फिर आगे वो सेटलमेंट पे लेके आता है कंसाइनी। वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे डॉक्यूमेंट्स आप रिलीज़ कराओ, मैं आपको 10% देता हूँ, 20%। फिर मतलब इन शॉर्ट ये कि फिर ब्लैकमेलिंग पे बिजनेस चला जाता है, क्योंकि उसने करनी है आपके साथ चीटिंग होती है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्की है एक्सपोर्टर के लिए। मैं सिर्फ आपको पेमेंट टर्म्स बता रहा हूँ और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस पर्पस के लिए होता है, किस तरह करना चाहिए। अच्छा, अब थर्ड हम आते हैं। अच्छा, डीपी जो है, मैंने आपको भी जैसे बताया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ये भी दुनिया में बहुत रेशो कम है इसका यूज़ करने का। ये शिपर उनके साथ करता है जो पुराने उनके कस्टमर हैं ओवरसीज़ में, एक ट्रस्टफुल है और लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कर लेते हैं 100% डीपी पे। ना न्यू उसके साथ करना बहुत रिस्की है, न्यू कस्टमर के साथ करना बहुत रिस्की है। आपको नहीं पता कि सामने आपको उसकी नीयत क्या है, आपके साथ डीपी पे काम तो कर रहा है, या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो फिर आपको ब्लैकमेलिंग पे शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया, मैंने आपको डीए बता दिया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। मैंने आपको डीपी बता दिया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। अब हम आते हैं एलसी एट साइट। एलसी की एब्रीविएशन है लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी एट साइट, लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट। ये ऐसे वर्क करती है, इससे ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, ये कॉमन है। फॉर एग्जांपल, मैं मंगवा रहा हूँ आलू पाकिस्तान से, इनवॉइस है $5,800 की। ठीक है, मेरा शिपर मुझे कहेगा कि आप एलसी एट साइट, आप अगर पेमेंट टर्म्स पे आप एग्री करते हैं तो जनाब मैं आपके साथ बिजनेस करूँगा। अच्छा जी। अब एलसी एट साइट के लिए जो है, अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं $5,800, तो ही मैं एलसी एट साइट ओपन कर सकता हूँ अपने बैंक से। उसमें क्या होगा जनाब, वो इनवॉइस मुझे बना के देगा। ठीक है, ये सेफेस्ट वे है, ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे है। इनवॉइस बना के देगा, वो इनवॉइस मैं अपने बैंक में लेके जाऊंगा, उसका वो इनवॉइस मैं अपने बैंक में सबमिट करूंगा, बैंकर को बताऊंगा ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके कि मुझे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है अपने शिपर के लिए। तो मेरा बैंक मुझे एक ड्राफ्ट बना के देगा लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट का। वो ड्राफ्ट मैं शिपर को अपने भेजूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। वो शिपर अपने बैंक से चेक कराएगा, अप्रूव कराएगा। उसका बैंक उसको अगर ओके कहता है तो वो आपको ओके कहेगा। फिर अगेन मैं बैंक में जाऊंगा, पैसे डिपॉजिट कर दूंगा एलसी एट साइट के $5,800 का इनवॉइस वैल्यू है। सॉरी, थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे। अच्छा, एनीवेज, तो 5,800 मैं बैंक में डालूंगा। फिर मेरा बैंक मुझसे कुछ चार्जेस लेगा। एलसी खोलने की चार्जेस होते हैं यहाँ पे 200 रिंगिट, 500 रिंगिट, डिपेंड करता है कौन सा बैंक है, क्या है। कुछ बैंक आपसे 2000 जो है रिंगिट मलेशियन भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा बैंक है और कितनी इनवॉइस वैल्यू, उस हिसाब से। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मेरा बैंक खोल देगा लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बैंक को भेज देगा, एक स्विफ्ट कोड भेज देगा कि जनाबे वाला ये XYZ कंपनी है, हमारा कस्टमर है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बैंक में आया है, प्लीज़ आप अपने कस्टमर को नोटिफाई कर दें कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का स्विफ्ट कोड मिल गया है, और वो माल चढ़ा दें, और 21 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर वो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक को सबमिट कर दें। उसके बैंक में जब हिट हुआ वो जो है नोटिफिकेशन, उसके बाद वो क्या करेगा कि उसका बैंक अपने कस्टमर को बुलाएगा और बताएगा कि सर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आया है मलेशिया से, और आपने पोटैटो के डॉक्यूमेंट्स 21 डेज़ या 25 डेज़ में आपने सबमिट करना है। फिर वो जल्दी जल्दी फ्रेट चार्जेस पे करेगा, हर चीज़ मतलब पूरा वो लगाएगा अपने पास से ही, पेमेंट लगाएगा वो अपने पास से। यहाँ अब इसमें एक चीज़ होती है, मैं आपको पहले ये बता दूँ, प्रेस में भी बताता हूँ एलसी एट साइट का। वो अपने पास से पेमेंट लगाएगा और
उसके बाद जो है वो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, अपने बैंक में डाल देगा। उसका बैंक को जब मिल जाएंगे, उसका बैंक हमारे बैंक को भेजेगा, हमारा बैंक पूरा रिव्यू करेगा कि भाई BL है, फाइटो, फ्यूमिगेशन, ऑरिजिन ऑफ, मतलब XYZ जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारा देखेगा, फिर बोलेगा कि फिर वो मुझे कॉल करेगा, अरे सर आपके शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आए, प्लीज़ काइंडली यू कम एंड कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। मैं बैंक जाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट करूंगा। विद इन 5 डेज़ वो पैसा बैंक उस वक्त तक डिटेक्ट नहीं करेगा जब तक 5 डेज़ ना हो जाए, लेकिन फ्रीज़ कर देगा। आप वो अमाउंट को आप कहीं और यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, आप चालाकी नहीं करिएगा कभी भी ऐसी कोई गलती। वो बैंक में फ्रीज़ होते हैं पैसे आपके LC के, क्योंकि बैंक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अच्छा, आप फिर कार्गो निकालें और चेक करें, ओके। अब इसमें क्या होता है LC साइट में, एक तो ये चीज़ हो गई सेफ़ हो गई, इसमें शिपर भी सिक्योर है और बैंक भी बीच में है, इन्वॉल्व है। DEDB में बैंक का कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि बैंक का पैसा नहीं लगा होता, बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। LC इन चीज़ों में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए बहुत समझ के बैंक करता है सारे काम। अच्छा, बहरहाल एनीवेज, अब इसमें दूसरी क्या चीज़ होती है कि आपने सुना होगा कि LC साइट पे शिपर जो है कैश करवा लेता है LC। वो कैसे होता है कि अगर मेरे पास अच्छा बैंक है मलेशिया का, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कह लूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, मैं वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड कर रहा हूँ पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का कोई बैंक है, जैसे कि आप कह लें फैसल बैंक, ठीक है, फैसल बैंक को मैंने LC हिट करवाई। अब जो शिपर है, शिपर के पास कार्गो वैल्यू है 5,800, वो अपने बैंक को कहेगा कि सर LC तो आ गई आपके पास, मेरे पास तो $2,000 है, बाकी 3,800 का जो शॉर्टफॉल है, तो मैं चाहता हूँ कि बैंक मेरी हेल्प करे। तो बैंक उसकी हेल्प करता है, समटाइम्स उसकी हेल्प करता है, अगर आप उसके अच्छे कस्टमर और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बैंक आपकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास LCI होती है प्राइम बैंक से, स्टैंडर्ड जो है अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड दुनिया के प्राइम बैंक्स में से एक है। वो शिपर की हेल्प करता है थोड़ी फंडिंग में, तो शिपर को हेल्प हो जाती है, इसलिए लोग LC साइट भी मांगते हैं कि उनका जो बैंक होता है उनको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं SBLC। आपने नाम सुना होगा SBLC। ये होता है स्टैंड बाय, इसकी एब्रीविएशन है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये किस लिए होता है SBLC? अच्छा, SBLC याद रखें हमेशा, SBLC जो है वो हमेशा होती है 1 साल और 1 दिन की, सॉरी 1 साल और 1 दिन की SBLC होती है, इससे कम टाइम पीरियड की नहीं होती। कोई भी आपको मशवरा दे रहा है, कोई आपको बता रहा है मैं आपको 1 महीने की SBLC करा देता हूँ, तो ये बेकार की बात है, टोपी है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे भी वेस्ट कर रहा है। SBLC उन लोगों के लिए होती है कि मेरा शिपर है पाकिस्तान में, ठीक है, मैंने उससे सालों साल मैंने काम करना है, मैं उसके साथ पूरा साल काम करता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे पता है कि मैंने इस बंदे से आलू मंगवाना है पूरे साल, हर महीने, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, मतलब पूरे साल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको एक अमाउंट की अपने बैंक से SBLC उसके बैंक में भिजवा दूँगा, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कि मेरा टर्नओवर है उस बंदे के साथ, आलू जो मैं मंगवाऊँगा पूरा साल मैं मंगवाऊँगा 1 लाख US$ का पूरा साल में आलू, ठीक है। अब मैं अपने बैंक से 1 लाख US$ की स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट पाकिस्तान वाले बंदे को, शिपर को मैं भेज दूंगा। वो क्या करेगा, उसके बैंक में हिट हो गया, ठीक है, उसको वो कैश भी करवा सकता है अगर मैं अच्छे बैंक से उसको SBLC दे रहा हूँ, नहीं तो उसको ये चीज़ की मेक श्योर है कि भाई पैसे मुझे आते रहेंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है कि बार बार LC ना खोलो, एक ही बार आपने लेटर ऑफ क्रेडिट आपने खोल दिया और वही लेटर ऑफ क्रेडिट चल रहा है, इसमें बार बार आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने उसको 1 लाख US$ की मैंने उसको SBLC दे दी, उसने मुझे हफ्ते के हफ्ते चढ़ाना है माल, ठीक है, मलेशिया के लिए। तो एक इनवॉइस वैल्यू है, समटाइम्स $6,000 की हो जाएगी, समटाइम्स जो है $5,000 की हो जाएगी। तो एंड साल तक उसने जो है लाजमी 1 लाख US$ का उसने अपनी शिपमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ मिली शिपमेंट और मैंने उसको यहाँ से अपने बैंक में पैसा डाल दिए, मेरे बैंक ने उसको पैसे भेज दिए,
बार बार ये ड्राफ्ट बनाओ, खोलो, स्विफ्ट मैसेज चलाओ, इन चीज़ों से इंसान, इस प्रॉब्लम से, इस हेडेक से इंसान बच जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, ये भी सेफ़ है क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मैंने पूरे साल के लिए एक बार अपने शिपर को दे दिया कि मैंने आपको स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, उसको पता है कि चलो भाई एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गई है, 1 लाख US डॉलर का मेरे साथ बिजनेस होना है पूरे सालों साल इस बंदे के साथ मलेशिया में। ठीक है, वो मुझे शिपमेंट भेजता रहेगा, मेरा जो बैंक होगा वो मुझे डॉक्यूमेंट्स देगा, मैं पेमेंट डालूंगा, मेरा बैंक उसको भेजेगा, मतलब एक सर्कल ये चलता रहता है। इस तरह नहीं होता है कि आप पेमेंट रोक के बैठे हो, पेमेंट रोकोगे बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स रोक देगा। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर बैंक को कोई सिक्योरिटी आप रखाओ, कोई जो कोलेट्रल रखवाओ, कोलेट्रल। ठीक है, तो खैर ये एक होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ये उनके लिए होता है जिनके साथ पूरा सालों साल का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पूरा सालों साल काम चलता रहता है। अच्छा, अब होता है, मैंने आपको बता दिया, DA बता दिया, DP बता दिया, LCAT साइट बता दिया, SBLC, इट मीन्स 1 2 3 4 मैंने आपको बता दी पेमेंट टर्म्स। फिफ्थ है ट्रांसफरेबल LC, जिसको ट्रांसफरेबल LC कहते हैं, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत कम यूज़ होता है, सिक्योर होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कि मैं ब्रोकर हूँ मार्केट में। ठीक है, और मैं जो हूँ, ये ज़्यादातर जो ये वाली जो LC होती है ये इम्पोर्टर लेता है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, ये वो लोग लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, कराची में, और मेरे पास कस्टमर है मलेशिया से, फॉर एग्जांपल जीन्स का, और मैं जीन्स का बिज़नेस करता हूँ। कस्टमर ने मुझे अप्रोच किया कि जनाब मुझे जीन्स चाहिए और इस रेट पे चाहिए, ये साइज़ है, ये कपड़ा होना चाहिए। मैं सारा कैलकुलेट करूँगा, उसको मैं प्राइस कोट करूँगा, वो ओके करता है। अब लेकिन मेरी कैपेसिटी, अब वो मुझे बोलता है कि भाई मुझे 10 कंटेनर चाहिए, ठीक है, LC के ऊपर। अब मेरी कैपेसिटी नहीं हो रही, मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं जो हूँ 10 कंटेनर का उसको माल सारा मैं प्रोवाइड कर सकूँ, 10 कंटेनर एक साथ। तो मैं क्या अपने कस्टमर को कहूँगा, मैं बोलूँगा कि सर आप मुझे ट्रांसफरेबल आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, मेरे बैंक में आप करवा दें। जब वो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे बैंक में हिट करेगा तो मेरे पास अथॉरिटी होती है मेरे बैंक के पास कि मैं आगे लेटर ऑफ क्रेडिट किसी और को प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, मैं अगर कोई ब्रोकर हूँ, ठीक है, मैं जीन्स का काम करता हूँ, मेरे पास ऑर्डर है और मैं अपने हाथ से जाना नहीं चाह रहा, मुझे एक जीन्स पड़ रही है $5 की फॉर एग्जाम्पल लोकल मार्केट से, और मैं बेच रहा हूँ $7 में आगे। अब जो $2 का डिफरेंस है, अगर मैं पार्टी को डायरेक्ट कर दूंगा तो मेरा तो कमीशन कट गया, राइट। तो इस सूरत में जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि शिपर, वो जो कंसाइनी होता है, कस्टमर जो उसका होता है आउट ऑफ कंट्री, वो उसको बोलता है कि सर आप मुझे ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें। तो जो बाहर मुल्क में जो बैठा होगा आपका कस्टमर, वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बैंक में भेजेगा, फिर आप जो है मैन्युफैक्चरर को आगे दोगे, मैन्युफैक्चरर से माल उठाना है। वो भी आपसे किसी ने आपको कोई दोस्त यार, कोई चचा मामा या पप्पा का लड़का थोड़ी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देगा माल, वो भी कहेगा कि भाई आप मुझे कोई गारंटी रखवाएं, ठीक है मैं आपको माल देता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको 50 कंटेनर दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे मेक श्योर तो करो कि मेरी पेमेंट सेफ है। ठीक है, तो इस सूरत में आपके पास जो LC आई होती है, आप उसके साथ मैन्युफैक्चरर के साथ $5 में आप तय करते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, अपने बैंक में डाल देते हो। आपके पास जो LC आई है वो अमाउंट ज़्यादा है, वो $7 ईच पीस के हिसाब से आई है, और आप आगे खरीद रहे हो $5 ईच पीस के हिसाब से, आपके पास तो आ गई। फिर आप अपने बैंक को बोलते हो सर मैंने ये LC ट्रांसफ़र करनी है और मैं आपको इन्वाइस दे रहा हूँ, आप $5 के हिसाब से इन्वाइस बनाओगे, जितना आपको पीस चाहिए आप अपने बैंक में दोगे, आपका बैंक डोमेस्टिक लेवल पे उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा आपकी LC जो आपके पास पीछे से आई हुई होती है आउट ऑफ कंट्री से। उसमें क्या है कि जब वो माल सारा पूरा ओके कर देता है, वो अपने बैंक में शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स डालता है, ओके, उसका बैंक आपके बैंक को देता है, आपका बैंक कंसाइनी को देता है, आउट ऑफ कंट्री भेज देता है। ओके, तो ये एक पूरा इसका प्रोसेस था।
ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का, जो सिक्योर भी है, और ये जो है थर्ड पार्टी होती है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो छोटे बेचारे ब्रोकर्स होते हैं या कोई छोटे होलसेलर्स होते हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। वो बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े होलसेलर या मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो उनको फिर अपनी एलसी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई हमें माल मिल जाएगा, गारंटी आई हुई है आगे से, तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर $2 के हिसाब से अगर ईच पीस उनको $2 बच रहे हो और कंटेनर में अगर जो है 50,000 पीस है, तो आप खुद हिसाब लगा लें। ठीक है, ये तो मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि $2 ही बचे। इसमें सेंट्स का काम, बिजनेस हमेशा सेंट्स में होता है। ऐसे नहीं होता कि एक उसमें मैं पूरे कंटेनर में जो है मैं $1,00,000 कमा लूँगा, $5,00,000 कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता। सेंट्स पे काम होता है। जीन्स पे तो आपको बचते में ख्याल से 20 सेंट्स या 30 सेंट्स पे तो पूरा गेम होता है ईच पीस पे। एनीवेज, ये मैंने आपको बता दी। मैंने आपको डीए बता दिया, डीपी बता दिया, एलसेट साइट बता दिया, एसबीएलसी बता दी, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बता दी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूँ। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि मुझे मंगवाना है आलू पाकिस्तान से मलेशिया के लिए। अब मेरा कस्टमर, मेरा जो शिपर है, वो मुझे कहता है कि सर आप मुझे 100% एलसीड साइट ना दो, ठीक है, मुझे कुछ एडवांस चाहिए, और जो है अब बाकी जैसे 20% आप मुझे एडवांस दे दें और 80% आप मुझे एलसीड साइट दे दें। अब इस सूरत में क्या होता है कि आप अपने बैंक के पास जाते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि भाई 20% एडवांस उसको भेजना है और 80% एलसीड साइट, तो इसको कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी ये कैसे वर्क करती है? ये वर्क करती है ऐसे, एलसी मैंने यहाँ से खोल दी, ठीक है, $6,000 की इनवॉइस है, उसका 20% आप लगा लें, कितना होता है 20%। आप जो है जब उसके अकाउंट में जाएगी एलसी, रेड क्लॉज एलसी, तो उसका बैंक उसको 20% फ़ौरन रिलीज़ कर देगा। उसमें क्या होता है कि शिपर जो होते हैं उनके पास बेचारों के पास कुछ फंड का मसला होता है, उन्होंने भी आगे किसी को देने होते हैं, कभी उनका बैंक सपोर्ट नहीं करता, तो शिपर आपसे, आपने अक्सर देखा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, वो ये कहता है कि सर 100% एलसीड साइड आप मुझे ना दें, आप मुझे 20% एडवांस दे दें और 80% एलसीड साइड। तो इस सूरत में अब आप ये सोचते हो कि यार 20% अगर मैंने दे दिया, ठीक है, वो तो लेके भाग जाएगा। तो इस सूरत में लेटर ऑफ क्रेडिट का एक सेक्शन होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहते हैं रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें कुछ परसेंटेज एडवांस आपके शिपर को चली जाती है, आपका बैंक शिपर के बैंक को नोटिफाई कर देता है कि जनाब आप उसको 20% एडवांस दे दें और हम आपको एडवांस देंगे। तो इस सूरत में शिपर के पास 20-30% जो भी आपका उसके साथ तय होता है, उसमें वो उसको 20 या 30% मिल जाता है। फिर उसके बाद जो 100% जो अमाउंट होती है, वो जब शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स डालता है, तो जैसे एलसीड साइट वर्क करती है उसी तरह ही। लेकिन ये सेफ एंड सिक्योर है कि आप 100% एडवांस पेमेंट नहीं दे रहे हो। आपको क्या पता हो सकता है आप वो बोले नहीं सर आप मुझे 5% दे दो, 10% दे दो। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं 5% देने, 10% देने लेके भाग गया, फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे? कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते 5-10% के लिए। जितने आपको 5-10% नहीं बनना, उससे ज़्यादा आप जो है अपने फ़ोन्स और दूसरी चीज़ों में आप खर्च कर दोगे। तो इसको कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। ये भी उसी तरह ही वर्क करती है जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइड जो वर्क करता है, उसी तरह ही ये वर्क करती है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें 100% आपको अमाउंट जब शिपर डॉक्यूमेंट्स डालता है तब उसको मिलते हैं पैसे, और ये रेड क्लॉज में आपको ये होता है कि कुछ एडवांस शिपर को मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं 100% ऑन बीएल। आपने ये सुना होगा, ये भी फंसाने की टेक्निक होती है, ठीक है, ये रिस्की भी होता है शिपर्स के लिए, एक्सपोर्टर के लिए। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि सर मुझे माल चाहिए 100% ऑन बीएल पे मैं आपको दे दूँगा। अब 100% स्कैन बीएल क्या होता है? ठीक है, मैंने माल चढ़ा दिया अपने पास से पूरे पैसे दे के, ठीक है, और मैंने आपको स्कैन करके बीएल भेज दिया, आपने चेक किया, हाँ भाई ओके है। अब आप उसको ब्लैकमेल करो कि भाई मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मेरे पैसे तो लगे ही नहीं है, ये अनियन पता नहीं आलू कैसे हो, अंदर से क्या हो, आप मुझे बीएल मेरे ऑफिस पे भेजो, मैं निकालूंगा फिर चेक करूँगा। इसमें शिपर फंस जाता है, वो ब्लैकमेलिंग वाला फिर काम है। वो समझ लो कि ये तो टोटल रिस्क है, टोटल 100%।
इसमें बैंक की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप क्लेम भी नहीं कर सकते बैंकों के ये जनाब ये इस तरह की थी, क्योंकि 100% ऑन BL जो है ना, ये बैंक भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, मैंने आपको DA बता दिया, DB बता दिया, LC एट साइट बता दिया, SPLC बता दी, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, रेड क्लॉज LC, 100% ऑन BL भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 100% यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको जो है डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। ये कैसे वर्क करता है? ये LC एट साइट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन उसमें आपको डेज मिलते हैं, कुछ क्रेडिट मिलता है। जैसे DA में आपको क्रेडिट मिलता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में, इस तरह आपको क्रेडिट मिलता है। लेकिन शिपर आपका, अब आप लेटर ऑफ क्रेडिट खोल रहे हो, ठीक है, आपके पास आपके अकाउंट में पैसे हैं, इनवॉइस है $6000 की आलू की, आप पाकिस्तान से, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, आप शायद सोच रहे होंगे मैं पता नहीं क्यों पोटैटो या हर वक्त कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। तो अब हाँ, तो मैं क्या था कि इनवॉइस वैल्यू $6000 की है। अब मैं अपने शिपर से बोलूँगा कि भाई मैं आपको यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट देता हूँ, लेकिन मैं आपको दूंगा 60 डेज़ का। 60 डेज़ तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं अपने बैंक के पास गया, मैंने बोला कि भाई 60 डेज़ की लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है शिपर के लिए। उन्होंने कहा ओके जनाब, हम खोल देते हैं, लेकिन वो जो $6000 होंगे ना, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। वो 60 डेज़ तक बैंक ब्लॉक करके बैठा रहेगा, आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, समझा? वो आपके जो फंड होता है आपको वो ब्लॉक कर देता है आपके फंड को। इसमें क्या है कि शिपर भी फंसा हुआ है। यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट पे आप उसको दे देते हो, वो माल भेज देता है, आपको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, पैसे रखे हुए अकाउंट में, आप देख सकते हो लॉगिन होके गया भाई जनाब मेरे पास तो अमाउंट रखा हुआ है, लेकिन वो 60 डेज़ के बाद चला जाएगा, तो 60 डेज़ के लिए अंडे बच्चे देने के लिए बैठा हुआ है, तो LC एट साइट ही खोल दो, जाने दो फिर, ठीक है। तो उसमें आपको क्रेडिट मिल जाता है, उसमें 1 मंथ भी होता है, मिनिमम 1 मंथ होता है यूजांस LC पे, 60 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़, 180 डेज़, 365 डेज़, इस तरह ये यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क करता है। अब हम आते हैं यूपास, UPAS लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बड़ा टेक्निकल जो है पेमेंट टर्म्स है, थोड़ा समझिएगा इसको। ये भी यूजांस LC की तरह ही काम करती, सिर्फ नाम चेंज है यूपास, लेकिन ये किसके फेवर में होती है? ये होती है शिपर के फेवर में। वो क्यों? मैं अगर शिपर हूँ पाकिस्तान में, मैं आलू एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर को कहता हूँ कि भाई मुझे आप यूपास लेटर ऑफ क्रेडिट आप दे दो, ठीक है, आप 90 डेज़ का दे दो, 120 डेज़ का दे दो, नो प्रॉब्लम। मेरे अकाउंट में जैसे ही यूपास LC आती है, मेरा बैंक मुझे फाइनेंस कर देगा। जैसे यूपास LC मेरे अकाउंट में आएगी, मैंने शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स डाले, मुझे पेमेंट मेरा बैंक रिलीज़ कर देगा। फिर मेरा बैंक जो कंसाइनी का जो बैंक होगा जहाँ से LC आई होगी, उसको क्लेम करेगा कि भाई मुझे पैसे दो, समझे आप? तो इसमें ये होता है, ये शिपर के फेवर में होती है कि उसको पेमेंट टाइम पे मिल जाती है, बिल्कुल। वो सिर्फ शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स डालता है और उसका बैंक उसको पेमेंट दे देता है। 100% नहीं तो 80% तक रिलीज़ कर देता है। और अगर किसी प्राइम बैंक से यूपास LC आई होती है तो उसमें 100% होता है कि आपको अगर HSBC से मैं दे रहा हूँ, बार्कलेज से दे रहा हूँ, DBS से दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से दे रहा हूँ, ये जो बड़े जो बैंक हैं दुनिया के प्राइम बैंक्स, डच बैंक हो गया, इनमें से मैं जो है वो दे रहा हूँ यूपास LC, तो शिपर का जो बैंक है वो उसको फाइनेंस कर देगा। एक मिनट ज़रा कुछ मेमोरी का आ रहा है, होल्ड ऑन। हाँ अब सही है। तो उसमें जो है वो उसको जो है प्रोवाइड कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट, यूपास लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर शिपर से, फिर शिपर को पैसे मिल गए भाई। 80% तो उसका रिलीज़ होगा, 20% उसका 90 डेज़ या 120 डेज जो भी आपका उसके साथ तय हुआ है, ऐसा। तो ये सारी पेमेंट टर्म्स होती हैं। अच्छा, 100% CAD भी होता है, 100% कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। CAD का मतलब है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। ये भी 100% DB की तरह से नाम चेंज किया हुआ है लोगों ने, और है DB 100%।
तो ये सारी पेमेंट टर्म्स थी जो मैंने आप लोग को बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी पूरी वीडियो आप लोग को समझ आ गई होगी। आप कोई भी आप नए शिपर हैं और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली आप सोच समझ के सारी पेमेंट टर्म्स करें। कोई ऐसी गलत स्टेप आप लोग ना उठा लें कि आपको फिर बाद में पछतावा हो, पेमेंट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। डीए डीपी इनमें बैंक का कोई पैसा नहीं लगा होता है तो बैंक आपके साथ नहीं होता, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते बैंक को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त और आपसे शेयर करना ना भूलें और लाइक भी किया करें। व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहाँ दोस्तों में जी चाहे आप शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ वो है बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस करना चाहते हैं लोग और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि डिस्कस तो नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरी स्टडी है और काफ़ी ईयर से मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ। तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, और वो ये है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लीस्ट जो है बैंक गारंटी और परचेज बैंक गारंटी, ये क्या होती है, किस पर्पस के लिए होती है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आप लोग को, सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कोई छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं और इसमें फंडिंग कैसे होती है और इसमें हम लोग कैसे बैंक से पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस पूरी, ये थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ख़ास तौर पे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो न्यू बिजनेस करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस कर भी रहे हैं। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला लीस्ट बैंक गारंटी, सेकंड परचेज बैंक गारंटी। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस वीडियो में कि लीस्ट बैंक गारंटी क्या होती है। लीज मतलब कि हम उधार पे, एक किस्म का हम उधार पे बैंक गारंटी ले रहे हैं। सबसे पहले कि बैंक गारंटी होती क्या है। बैंक गारंटी वो होती है कि आप अपने बैंक को कोई चीज गारंटी दे रहे हो और बैंक उसके ऊपर आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है या कोई और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा सिम्बा है जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। सिम्बा जी पहले आप इधर आ जाए, पूरी वीडियो मेरी ख़राब कर रहे हैं। हाँ इधर आ जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीस्ट बैंक गारंटी, लीस्ट बैंक गारंटी, अच्छा इनको भी शौक हो रहा है। सिम्बा तुम पहले देख लो। अच्छा, जो लीस्ट बैंक गारंटी होती है वो होती है जैसे कि मैं कोई कार्गो मंगा रहा हूँ या तो मुझे कहीं कोई प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ अभी पाकिस्तान में, कराची में, और मेरे पास अभी अकाउंट में मेरे पास बैलेंस नहीं है और मुझे कोई अपार्टमेंट पसंद आ रहा है और उस अपार्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस। अब मेरे पास जो है रुपीस में है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 40 लाख का मुझे शॉर्टफॉल आ रहा है। लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी लाजमी खरीदनी है, मुझे बहुत ज़्यादा चार्म नज़र आ रहा है कि मैं इसको खरीदूंगा और फिर मैं इसको रीसेल करता हूँ आने वाले विद इन 6 मंथ्स में, तो इसकी मार्केट वैल्यू मुझे 10 लाख रुपीस या 20 लाख रुपीस दे के जाएगा। अब इस सूरत में मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब मैं जाता हूँ बैंक के पास, तो बैंक मेरा पहले ये चीज़ चेक करता है कि मेरी जो कंपनी है और मेरा जो कंपनी अकाउंट है वो कितने मंथ्स पुराना है, कितने ईयर्स पुराना है।
जितने ईयर्स आपका पुराना होगा उतना ही इसमें आपको फायदा है, बेनिफिट्स है। बैंक आपको ऑब्लाइज करता है, बातचीत करता है, आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है जितना आपका पुराना अकाउंट होगा। ऐसा नहीं कि पुराना अकाउंट है और आपने सालों साल से 5 साल पुराना अकाउंट है और आपने 1,000 रुपए या 2,000 रुपए डाल के इसको छोड़ दिया आपने। बैंक मांगता है कि पुराना अकाउंट हो, पुरानी आपकी कंपनी का अकाउंट हो, सेकंड के वो रनिंग में हो, ट्रांजेक्शन आ रही है जा रही है, इस तरह। ऐसा नहीं कि आपने डाल के सिर्फ पैसा छोड़ दिया है। अच्छा, अब आप जाते हैं बैंक के पास, बोलते हैं कि मुझे आप उसको पूरा बताएंगे कि मुझे ये अपार्टमेंट खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बिजनेस में स्टक हुए हुए पैसे। तो बैंक भी ये चीज देखता है कि आपकी ट्रांजेक्शन कैसी चल रही है। बैंक आपसे बोलेगा ठीक है, आप हमें एक प्रपोजल बना के आप दें। आप नेक्स्ट डे अपना प्रपोजल बना के आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक उसको रिव्यू करता है, अपने हेड ऑफिस तक ले आपकी फाइल को अप्रोच कराता है, आपकी एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर बैंक फैसला ये करता है कि ठीक है, हम आपको जो है फंड देते हैं। आपका शॉर्टफॉल आ रहा है 40 लाख रुपीस का, मीन्स के 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हमें एज अ सिक्योरिटी कुछ आप रखवा दें, जिसको कोलेट्रल भी कहते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कोलेट्रल होती क्या चीज है, मैंने पूरा उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास कोलेट्रल है नहीं कि भाई मेरे पास तो कोलेट्रल नहीं है, मैं क्या रखा हूँ। कोलेट्रल किसी भी सूरत में हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट हो, कोई आपके पास बॉन्ड्स हो, या किसी जमीन के कोई पेपर्स हो, या आपके पास किसी अपार्टमेंट या घर के कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो, जो आप बैंक आपसे अपोजिट में, अगर बैंक आपको फंड कर रहा है तो वो अपोजिट में आपसे सिक्योरिटी मांगता है कि भाई हम जो आपको पेमेंट कर रहे हैं इसकी गारंटी क्या है कि हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, आप हमें चीट नहीं करोगे। अब इस सूरत में बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि अब आपके पास होता है ऑप्शन लीस्ट बैंक गारंटी का। वो कैसे आप ले सकते हो? वो आप ऐसे ले सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बैंक गारंटी और SDLC का ये लोग काम कर रहे हैं, अपना ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं। अब क्या होता है कि लोग जो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ओवरसीज आप कह लें या आपके विद इन कंट्री कह लें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास अरबों खरबों पैसा रखा होता है अकाउंट में, लेकिन वो यूजलेस होता है। वो ये चाहते हैं कि उनका पैसा कहीं यूटिलाइज हो और उनको जब वो यूटिलाइज करें तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि बैंक में वो रखे रहेंगे तो 1% या 2% उनको मिलता है ईयरली। अब वो ये चाहते हैं कि हमें मंथली एटलीस्ट 3% या 4% या 5% एटलीस्ट हमें मिलता रहे। तो इस सूरत में जो मार्केट में जो बंदे बैठे होते हैं, अब आपका काम होता है कि अब आप मार्केट में बंदा ढूंढें जो आपको बैंक गारंटी लीज पे प्रोवाइड करे। लेट्स से कि आपने ढूंढ लिया बंदा, वो आपको ये कहता है कि मैं आपको ओवरसीज किसी बैंक की, जैसे कि मैं आपको HSBC दुनिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 बैंक्स के अंदर आता है, मैं आपको HSBC की लीस्ट बैंक गारंटी आपके बैंक को करवा देता हूँ 1 ईयर के लिए। और आप जो है मैं आपसे चार्ज करूंगा, जैसे कि मैं आपको अगर 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए का मैं आपको करवा रहा हूं, तो मैं इसका आपसे 8% चार्ज करूंगा या मैं आपसे 10% में चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, तो वो क्या करेगा कि HSBC में उसके जो भी अकाउंट होल्डर होगा वो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, कहेगा कि भाई आपका पैसा मैं एज अ गारंटी में इस बंदे को रखवा रहा हूं और वो मुझे आगे से 5% दे रहा है। जो आपसे अगर उसका तय हुआ है एजेंट का 8%, तो 3% वो अपना रखेगा और 5% वो पार्टी को देगा। एज अ लीस्ट बैंक गारंटी वो आपके बैंक में नोटिफाई करा देगा कि भाई हमने 1 CR का बैंक गारंटी दे दी है, ये बंदा कहीं नहीं भागेगा, अगर भागेगा तो हम इसके पैसे आपको देंगे। ठीक है, तो आप पूरा प्रपोजल बनाते हैं, वो आपको स्विफ्ट कोड देगा, हर चीज पूरे प्रपोजल प्रोफाइल बना के देगा, आप बैंक में जाएंगे, अप्रूव कराएंगे, सब कुछ होने के बाद आप उसको 8% देंगे एजेंट को। एजेंट जो है वो पूरी पिक्चर बना के, पूरा एक फाइल बना के आपके बैंक में वो सबमिट करवा देगा।
ठीक है। अब वो सबमिट करा देगा, आपका बैंक बोलेगा, आपको नोटिफाई करेगा कि ओके जी हमें मिल गया है आपका नोटिफिकेशन HSBC का, अब हम आपको फंडिंग कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपको 40 लाख रुपीस बैंक आपको दे देगा ताकि आप प्रॉपर्टी परचेस कर लें। लेकिन वो जो बैंक गारंटी आपको लीज बैंक गारंटी मिली है, वो मिली है आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए। आपको विद इन 1 ईयर 40 लाख रुपीस आपको अपने बैंक को लाजमी देने हैं। अगर नहीं देंगे तो जहां से बैंक गारंटी लीज पे आपकी जिस बैंक से आई हुई है, जैसे कि HSBC आई हुई है, तो HSBC फिर आपको जो है क्लेम करेगा कि भाई आप मुझे मेरे पैसे दो। और बैंक का पैसा खाना कोई मामूली बात नहीं है। आप ना एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं, ना आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल, ना आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप हो जाते हैं ब्लैक लिस्ट और बैंक आपको ट्रेस कर लेता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि लीस्ट बैंक गारंटी का कि कैसे ये वर्क करता है। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि ये परचेज बैंक गारंटी क्या होती है और किस पर्पस के लिए होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक गारंटी जो है एक तो मैंने आपको लीज बता दी, सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ कि परचेस्ड बैंक गारंटी क्या होती है। परचेज बैंक गारंटी वो ये होती है कि आप खरीद रहे हैं, वो असल में उन लोगों के लिए होती है जो न्यू अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की पेमेंट्स स्टक हुई हुई है, लेकिन उनको इमरजेंसी है कि एक अमाउंट उनको कहीं और पेमेंट करनी है, या उनको कुछ ऐसा फंड चाहिए कि वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सके अपने बिजनेस में। अब इस बैंक गारंटी को, जो परचेस वाली बैंक गारंटी है, ये इस तरह वर्क करती है कि इसका भी सिनेरियो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस चेंज होती है। जैसे कि आप परचेस करना चाह रहे हैं, आप अपने बैंक के पास गए, आपने बोला कि भाई मुझे जो है फंड चाहिए 1 CR का, 1 करोड़ रुपए का। बैंक आपको आपका कोलेट्रल चेक करता है, आपके पास कोलेट्रल नहीं है, जैसा कि लीस्ट बैंक गारंटी में आपका सारा पूरा वही सिनेरियो होता है। सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि आप अपने एजेंट के पास गए, एजेंट आपसे पूछेगा कि आपको लीस्ट चाहिए या आपको परचेस बैंक गारंटी चाहिए 1 CR की, मतलब 1 करोड़ रुपीस की, पाकिस्तानी रुपीस की। आप उसको बोलते हो मुझे परचेस चाहिए, वो आपसे चार्ज करेगा। जो अभी मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 35 से 50% तक लोग चार्ज कर रहे हैं परचेस्ड बैंक गारंटी की। उसमें फायदा क्या होता है, सब्र रखें, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें फायदा ये होता है कि अगर आप बैंक गारंटी को परचेस कर रहे हैं, तो एक तो वैसे 1 CR का आपको चाहिए बैंक गारंटी, वो अगर आपसे 50% चार्ज कर रहा है, ठीक है, वो आपसे 50% मतलब कि 50 लाख रुपए आपसे ले रहा है और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे रहा है। आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, उसने आपके अकाउंट में हिट करवा दी 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी। उस परचेस बैंक गारंटी में और लीस्ट में ये फर्क होता है कि लीस्ट आप एक तरह का किराए पे आप ले रहे हैं 1 साल के लिए एज अ सिर्फ गारंटी, और परचेस का मतलब कि आप बैंक गारंटी को खरीद रहे हो 1 साल के लिए। तो वो ये क्या होता है कि बैंक गारंटी उसने आपके बैंक में हिट करवा देनी है। हिट करवा देने के बाद जो है आप बैंक के पास गए, तो उसमें क्या होता है कि बैंक आपको फंड प्रोवाइड करता है, आपको फंड रिलीज करता है। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहें तो उसको फंडिंग बैंक गारंटी भी कहते हैं। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनका वो ये कहते हैं कि बैंक गारंटी परचेस्ड, असल में इसका प्रॉपर जो नाम है परचेज बैंक गारंटी है। अब वो लेकिन बैंक गारंटी जो है वो 1 CR या 2 CR की होती नहीं है परचेस्ड वाली। वो मिनिमम भी आपको मिलेगी 5 मिलियन US डॉलर, 100 मिलियन US डॉलर, 100 यूरो मिलियन डॉलर, बड़ी बड़ी मिलती है। वो उन लोगों के लिए होती है ज़्यादातर कि जैसे कोई रोड का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस पर आपको फंडिंग चाहिए,
अपार्टमेंट बना रहे हैं, पूरी एक कॉलोनी बना रहे हैं, उसमें आपकी 50% आपका शेयर है। वो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि आप पूरा जहाज़ खरीद रहे हैं शिपमेंट्स का, उन लोगों के लिए होती है। छोटी भी बैंक गारंटी होती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि छोटी बैंक गारंटी में एक तो आपको परचेस वाली में आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, दूसरा कि फिर छोटे अमाउंट के लिए ना बड़ा बैंक आपका हाथ नहीं पकड़ते, जैसे HSBC हो गया, बार्कलेस हो गया, DBS हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये बड़े बैंक है, प्राइम बैंक्स हैं। ये बैंक आपका हाथ नहीं पकड़ते छोटी अमाउंट के लिए। फिर छोटी अमाउंट के लिए आपको छोटा बैंक चाहिए होता है परचेस एलसी के लिए, लेकिन उसमें फिर आपका बैंक चेक करता है कि आपके बैंक और जिस छोटे बैंक से आप ले रहे हो उनका कोऑर्डिनेशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी आपस में है कि नहीं। तो ये एक होता है। लीस्ट मैंने आपको बता दी, परचेस मैंने आपको बता दी। लोग क्या कर रहे हैं आजकल के, उन लोगों ने ऐसा पूरा एक ऐसा पिक्चर बनाई हुई है मार्केट के अंदर कि हम आपको बैंक गारंटी करा देते हैं, हम आपको SBLC करवा देते हैं, हम आपसे 10% चार्ज करेंगे। भाई 10% वाला ये काम ही नहीं है। ये जो एजेंट बैठे हुए हैं ये सिर्फ आप लोगों से पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कभी भी जो बैंक गारंटी होती है वो हमेशा मिलियंस डॉलर्स में होती है, कभी भी $1 लाख या $2 लाख की नहीं होती है। जो कोई भी आपसे कह रहा है कि मैं आपको, क्योंकि आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक ये आपसे बोलता है कि भाई आप हमें प्राइम बैंक की जो है बैंक गारंटी आप हमें प्रोवाइड करते हैं, हम आपको फंड कर देते हैं। क्योंकि हमारे वाले बैंक को ये चीज़ मेक श्योर होती है कि पीछे से वाला जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है। अगर कस्टमर ने हमें पैसे टाइम पे नहीं दिए तो हमें पीछे से बैंक हमें फंड कर देगा, हमारा पैसा नहीं डूबा। तो बैंक ने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है। लेकिन अगर आप छोटे बैंक की देंगे, बैंक उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो कहेगा कि आप ये टाइम ले रहे हैं, तो टाइम गेन करेंगे 3 मंथ्स 4 मंथ्स पर, तो रिव्यू करते रहेंगे, फिर एंड में आके कहेंगे कि भाई ये छोटा बैंक है, हम आपको नई फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है कि सारे बैंक जो है फंडिंग नहीं करते। जैसे मीज़ान बैंक है वो आपको फंडिंग नहीं प्रोवाइड करता, उनके बैंकिंग के उसमें है ही नहीं कि वो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं मीज़ान बैंक को फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उनको $1 मिलियन की बैंक गारंटी अगर मैं करवा भी देता हूँ परचेस्ड वाली, जिसको मोनेटाइज कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो फंडिंग वाली होती है उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि आप बैंक गारंटी को मोनेटाइज करवा रहे हैं फंडिंग के लिए। मैंने अगर $1 मिलियन की मीज़ान बैंक को किसी कंपनी के लिए मैं करवा भी देता हूँ तो वो मीज़ान बैंक नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, अलाइड बैंक करता है, फैसल बैंक करता है, और जो हबीब बैंक करता है, MCB करता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड करता है। अगर मैं HSBC की जो है बैंक गारंटी $1 मिलियन की अलाइड बैंक में कराता हूँ तो वो 1 मिलियन की जगह मुझे जो है $8 लाख दे देंगे $, और $2 लाख वो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए अपने पास रखेंगे। तो ये एक पूरी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोग जो चीटिंग हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त है वो चीट हुआ है। वो कैसे चीट हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उसको चाहिए थी बैंक गारंटी लीज पे, उसने जो है लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना था, कुछ माल मंगवाना था, और माल की गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी मेरे ख्याल से $2 लाख। अब उसने वो मार्केट में टच हुआ, किसी ने उसको रेफर किया कि भाई बंदा है बैंक गारंटी करा देता है, फिर तुम LC खुलवा लेना, इस तरह पूरा उसको बताया। अब उन्होंने क्या किया कि वो बंदे से मिले, सब कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि भाई हम आपसे 8% टोटल चार्ज करेंगे। उसने कहा ठीक है, 8% दे दिए, $2 लाख की 8% आप लगा लें। उसने दे दी और बंदा लेके गायब हो गया। अब वो उसने नहीं करवाए कभी। अच्छा, सेकंड पे मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ कि उसने जो है उसने भी मतलब वो 7% हाँ उसने चार्ज की एक बंदे से, और उसने बोला कि लेकिन मैं आपको छोटे बैंक की कराऊंगा। उसने छोटे बैंक का सारा करवा दिया, लेकिन उसका जो रिसीविंग जो बैंक था उसने डिनाई कर दिया लेने से। पहले हाँ बोला, फिर उसके बाद डिनाई कर दिया। अब उसने तो अपने पैसे चार्ज कर लिए, वो तो सेफ है, जिसने बैंक गारंटी देनी है वो भी सेफ है। अब आप फंस गए, आपके 7-8% लग गए, पानी में चले गए। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई इस तरह की बैंक गारंटी लेना चाहते हैं लीज पे या परचेज पे, तो काइंडली पूरी इसकी आप अच्छे से स्टडी करें, अपना पैसा मत गंवाएं आप। क्योंकि मेरा ये पर्सनली बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे दोस्तों के साथ
क्योंकि मैं खुद काम नहीं करता हूँ बैंक गारंटी का, परचेज का या लीज का, लेकिन मैंने इस पे वर्किंग बहुत की हुई है, स्टडी है मेरे पास। बाकी मैं बैंक वालों से भी मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मैं करता हूँ, ट्रेडिंग का करता हूँ, और भी छोटा मोटा मैं करता रहता हूँ। ऑनलाइन भी मेरा काम चलता है, तो मैं इन चीज़ों से कीप इन टच रहता हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक लोग बैठे हुए हैं, जो आप लोग को सिर्फ ये बता देंगे कि हम आपका करवा देते हैं, इस तरह पैसे लेके वो गायब हो जाएंगे। ये आपको इतना रुला देंगे कि आप थक जाएंगे बिल्कुल। फिर एंड में आके आप बोलेंगे छोड़ो यार, 6, 7, 8% को बस छोड़ दो, जान छुड़ाओ अपनी। तो प्लीज़ आप इन लोगों से होशियार रहें। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि लीस्ट बैंक गारंटी क्या होती है और परचेज बैंक गारंटी क्या होती है। लीस्ट के लिए जो है मिनिमम जो होता है 8 to 10% लोग लेते हैं, 15% भी लेते हैं अच्छे बैंक की। और जो परचेज बैंक गारंटी होती है वो 35% से लेके 50% तक लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से बैंक की आपको बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लीज़ होशियार रहें आप लोग। तो प्लीज़ इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें, तो और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।